नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और सैटेलाइट में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपको खबर बताएंगे न्यायधानी बिलासपुर से, जहां पर हिस्ट्री शीटर रंजन गर्ग के अतिक्रमण पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। प्रशासन ने हिस्ट्री शीटर के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर ढहा दिया। प्रशासन की टीम ने ढेका में हाईवे किनारे करीब 1 एकड़ शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटाया। हिस्ट्री शीटर ने यहाँ बाउंड्री वॉल, सड़क और फार्म हाउस बना के रखा था। बता दें कि हिस्ट्री शीटर रंजन गर्ग हत्या, अपहरण जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल रहा है। फिलहाल वो जेल में बंद है। हिस्ट्री शीटर रंजन गर्ग के अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने यहाँ पर हिस्ट्री शीटर के अवैध निर्माण पर, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन लिया है, बुलडोजर चलाया है। देखिए ये एक्शन लिया है, बुलडोजर चलाया है। देखिए ये ढेका में यहाँ पर जो हिस्ट्री शीटर रंजन गर्ग हैं, उनके द्वारा करीब 1 एकड़ जमीन पर अवैध अतिक्रमण यहाँ पर उनके द्वारा किया गया था, जिसके बाद अब यहाँ पर प्रशासन की टीम बुलडोजर एक्शन ले रही है। हिस्ट्री शीटर रंजन गर्ग पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे में प्रशासन की इस कार्रवाई को बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। देखिए किस तरह से यहाँ पर अवैध अतिक्रमण किया गया था और सड़क बनाया गया था, उसको भी यहाँ पर प्रशासन की टीम जो है वो यहाँ पर हटा रही है। क्या माना जाए प्रशासन की कार्रवाई, प्रशासन का बुलडोजर एक्शन इसी तरीके से जो अवैध अतिक्रमण पर जारी रहेगा। आप देख रहे हैं प्रत्येक वर्ष लगातार सभी लोग अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहे हैं और इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी अवैध अतिक्रमण करने वालों को जारी रहेगी। बिल्कुल, देखिए प्रशासन का यहाँ पर सीधा निर्देश है, प्रशासन की सीधी चेतावनी है कि अवैध अतिक्रमण अगर होता है, शासकीय जमीनों पर अगर अवैध कब्जे किए जाते हैं तो प्रशासन इसी तरीके से लगातार बुलडोजर कार्रवाई करेगा। और जिस तरह से ढेका में यहाँ पर हिस्ट्री शीटर के अवैध कब्जे पर प्रशासन ने कार्रवाई की है, एक मैसेज देने की भी कोशिश है कि अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र हवाई। नारायणपुर में नक्सलियों के किए गए आईडी ब्लास्ट में डीआरजी के 2 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को जिला अस्पताल से एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए रायपुर लाया गया है, जहां उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से एक जवान घासीराम मांझी के पैरों में गंभीर चोट आई है, वहीं दूसरे जवान जनक राम पटेल के हाथ में चोट लगी है। डॉक्टरों ने दोनों जवान को खतरे से बाहर बताया। बता दें कि नारायणपुर में नक्सलियों ने ग्राम कच्चापाल से 3 किलोमीटर दूर आईडी प्लांट किया था, जहां से गश्त और सर्चिंग के लिए डीआरजी और बीएसएफ के जवान निकले तो अचानक आईडी ब्लास्ट हो गया, जिससे डीआरजी के आरक्षक जनक पटेल और आरक्षक घासीराम मांझी घायल हो गए। फिलहाल दोनों घायल जवानों का रायपुर में इलाज जारी है। जिस सड़क निर्माण के लिए निकले थे, वहाँ पर सड़क के बगल के जंगल में नक्सलियों ने आईडी प्लांट किया था, नक्सलियों ने ब्लास्ट किया है और इसमें 2 जवान घायल है। दोनों को यहाँ पे अस्पताल लाया गया है। एक की हालत गंभीर है, पाँव में गंभीर चोट है, लाइफ थ्रेटनिंग कुछ नहीं है। पाँव में गंभीर चोट है एक को और दूसरे की हालत सामान्य है। एक जवान को बहुत ज़्यादा चोट लगी है, उसके दाहिने पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर है, जांघ का भी फ्रैक्चर है, पैर में 2 जगह फ्रैक्चर है, साथ में उसकी खून की नली जो है कट गई है, तो अभी उसको तुरंत ऑपरेशन के लिए ले रहे हैं। और दूसरा जवान जो है उसके बाएं हाथ की उंगली में फ्रैक्चर है, वो मामूली है, उसको वो सेटल है। दुर्ग पुलिस ने एक ऐसे सनकी दरिंदे को गिरफ्तार किया जो महिलाओं से दुष्कर्म कर उनके जेवर लूटकर भाग जाता था। बदमाश ऐसी महिलाओं को निशाना बनाता था जो दूसरे के घर में कामकाज करती थी। दरअसल 5 दिन पहले जामुल थाना क्षेत्र में एक महिला जब काम करके अपने घर से जा रही थी तो आरोपी ने उसे बाइक से टक्कर मारकर अंधेरे में ले गया और दुष्कर्म के बाद जेवर लूटकर भाग गया, जिसके बाद पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस बीच भिलाई नगर थाना क्षेत्र में भी इसी तरह का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और पतासाजी कर आरोपी हृदेश यादव को गिरफ्तार किया। आरोपी तक पहुंचने में पुलिस के लिए बाइक की डिटेल काफी काम आई है। वहीं पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर सोने चांदी के जेवर भी बरामद किए हैं। इधर जबलपुर में घूसखोर डीजीएम को लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया है। दरअसल बिजली कंपनी के सोलर डिवीजन के डीजीएम हिमांशु अग्रवाल ने नागपुर की एक सोलर पैनल लगाने वाली कंपनी का लाइसेंस रिन्यू करने के नाम पर रिश्वत मांगी। ये घूस 500 प्रतिकूल
वॉट के हिसाब से मांगी गई थी। आवेदक कंपनी ने 80 किलोवाट के सोलर पैनल लगाए थे, जिसके लाइसेंस रिन्यूअल के लिए 500 रुपए किलोवाट की दर पर 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। सौदा 30,000 रुपए में तय हुआ, लेकिन कंपनी ने लोकायुक्त पुलिस से शिकायत कर दी। अब जैसे ही कंपनी ने जबलपुर में पदस्थ मैनेजर से घूस की रकम डीजीएम के साथी को दी, वैसे ही लोकायुक्त पुलिस ने डीजीएम और उसके साथी दोनों को गिरफ्तार किया। आरोपी डीजीएम हिमांशु अग्रवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है और मामले की जांच जारी है। उनसे अपनी एक बात हुई कि सर रजिस्ट्रेशन रिन्यू क्यों नहीं करा, तो उन्होंने कहा जो फॉर्मेलिटी पूरा कर दीजिए, तो अपन ने कर दी। उसके बाद हमारी कंपनी में इनका मैसेज गया था कि आप जबलपुर से, एक्चुअली अपनी कंपनी नागपुर की है, जबलपुर से आपने 80 किलोवाट का काम किया है। तो उनका कहना था कि पर किलोवाट 500 रुपये, मतलब के हिसाब से आपका 40,000 रुपये होता है। वो सोलर पैनल जो विंग है, विभाग है, उसके डीजीएम है। 40 की डिमांड थी, लेकिन नेगोशिएशन पे 30,000 पे बात बन गई थी। खबर कटनी से है, जहां पर नेशनल हाईवे पर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। रिंग रोड की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। युवक के सड़क हादसे में घायल होने से ग्रामीण गुस्से में थे। मौके पर पहुंची 3 थाने की पुलिस बल ग्रामीणों को समझाइश दे रही है। नेशनल हाईवे में आपस में ही ग्रामीण भिड़ गए। तो कटनी से बड़ी खबर है, जहां पर नेशनल हाईवे में ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। युवक के घायल होने से ग्रामीण गुस्से में थे और वहां पर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची 3 थाने की पुलिस बल ग्रामीणों को कंट्रोल करने में लगी हुई है। नेशनल हाईवे में आपस में ही ये ग्रामीण भिड़ गए थे। संसद में धक्का मुक्की और राहुल गांधी पर एफआईआर को लेकर अब छत्तीसगढ़ में भी सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर एफआईआर वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को संविधान विरोधी बताने में जुटी हुई है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर राजधानी रायपुर की है, जहां पर अंबेडकर चौक में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा भी मांगा। दूसरी तस्वीर बिलासपुर की है, जहां पर नेहरू चौक में भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। तीसरी तस्वीर लोरमी की है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा रैली निकालकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। भाजपाइयों ने पुराना बस स्टैंड में रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए मुंगेली चौक में पहुंचकर कांग्रेसी नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका है। वहीं चौथी तस्वीर धमतरी की है, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन का घेराव किया और जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ता और पुलिस बल के बीच तीखी नोकझोंक और झड़प भी हुई। कांग्रेस सरकार के दौरान सीजीएमएससी के जरिए 660 करोड़ रुपए की रीएजेंट खरीदी मामले की जांच होगी। विधानसभा में शीत सत्र के आखिरी दिन स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राज्य की एजेंसी ईओडब्ल्यू से मामले की जांच कराने की घोषणा की। इस रीएजेंट की सप्लाई मोक्षित कॉर्पोरेशन के जरिए की गई थी। जांच की जद में मोक्षित कॉर्पोरेशन के साथ सीजीएमएससी के तत्कालीन अधिकारी भी आ सकते हैं। विधानसभा में ध्यान आकर्षण के दौरान भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने इस मुद्दे को उठाया और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए सीबीआई जांच की मांग की। विधायक राजेश मुणत और सुशांत शुक्ला ने भी जांच की मांग उठाई है, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने सुनियोजित तरीके से भ्रष्टाचार किया। बिना डिमांड, बिना जरूरत, जहां रीएजेंट रखने का सेटअप नहीं था, जहां जांच के लिए टेक्नीशियन नहीं था, वहां भी सप्लाई कर दी गई। इसके चलते अब 28 करोड़ के रीएजेंट बर्बाद हो चुके हैं। रीजेंट के खरीदी में, दवाई के खरीदी में जो अनियमितता हुई है, ध्यानाकर्षण के जवाब में मंत्री जी ने लगभग बातों को उन्होंने स्वीकार किया और सही पाया गया उनके द्वारा, और मंत्री जी ने ईओडब्ल्यू के द्वारा उसकी जांच कराई जाएगी, ये सदन के अंदर घोषणा किया। पिछले सरकार में जिस प्रकार से घोटाला और भ्रष्टाचार का सिलसिला चला, रीजेंट खरीदी का किया गया, जिसमें 660 करोड़ रुपए का रीजेंट बिना अनुमति के, बिना डिमांड के 15 दिवस में ही 2 बार करके खरीदा गया। इस पूरे घोटाले की जांच करने के लिए ईओडब्ल्यू से जांच कराने हेतु कहा गया है।
हर मस्जिद के नीचे मंदिर का दावा कर हिंदुओं का नेता बनने की कोशिश करने वालों को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो नसीहत दी है, उस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। जबलपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव चंदन यादव ने भी मोहन भागवत के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत को यह उपदेश पीएम मोदी, सीएम योगी और भाजपा की सरकारों को देना चाहिए। वैसे भागवत ने यह उपदेश पीएम मोदी और सीएम योगी को ही दिया है। साथ ही कहा है कि पहले भी भाजपा में ऐसी परंपरा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी भी पीएम मोदी को राजधर्म का पाठ पढ़ा चुके हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी आरएसएस की बातें मान नहीं रहे और यही वजह है कि भागवत को बार बार ऐसे बयान देने पड़ रहे हैं। मुझे लगता है मोहन भागवत जी ये उपदेश प्रधानमंत्री मोदी जी को और मुख्यमंत्री योगी जी को दे और अपनी सरकार, उनकी सरकार को दे, तो मुझे लगता है अच्छा है। ये उपदेश लगता है उन्हीं को दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का समापन हो गया। कांग्रेस विधायक आज संविधान की प्रतियां लेकर विधानसभा पहुंचे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान का विरोध जताने लगे। आज फिर विपक्ष ने विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने हाथों में संविधान की प्रतियां और गले में नीला दुपट्टा डालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि अमित शाह ने संविधान निर्माता अंबेडकर के बारे में गलत शब्द कहे हैं। मोदी और शाह ने अभी तक माफी नहीं मांगी। राहुल गांधी और खड़गे जब इस बारे में बात कर रहे थे तो बीजेपी सांसदों ने धक्का मुक्की की, उन पर झूठा केस लगाया। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि पहली बार सदन में खून गिरा है, ये खून गिराने वाले राहुल गांधी हैं। उन्होंने कहा कि संविधान का अपमान कांग्रेस ने किया, हमने नहीं। झूठे प्रकरण हमारे राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में उन पर लगाए गए, तो भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर के मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है। मैं समझता हूं कि तत्काल अमित शाह जी को माफी मांगना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाह रही, ये उनकी सोच का परिचायक है। जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबा साहब अंबेडकर को लोकसभा में मंत्री पद से इस्तीफा लिया था, संविधान का अपमान तो उस दिन हुआ था जिस दिन बाबा साहब अंबेडकर को लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने हराया था। इस्तीफा दें प्रियंका गांधी और माफी मांगे देश से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के निवेश मंच कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। दरअसल म्यूचुअल फंड निवेश को और इस क्षेत्र की चुनौतियों पर 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें देश भर की बड़ी कंपनियों ने डिस्ट्रीब्यूटर और ऑनर्स शामिल हुए। इस दौरान सीएम मोहन ने अपने संबोधन में जनता को फायदा मिलने और देश की आर्थिक तरक्की को लेकर विचार रखे और म्यूचुअल फंड में निवेशकों के योगदान पर कहा कि निवेशक पूंजी लगाकर देश को आर्थिक तौर पर मजबूत बना रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरा देश इस प्रकार से आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा है। ऐसे में इस सब प्रकार की इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसमें म्यूचुअल फंड भी आता है, खास करके भविष्य में जिस प्रकार की चुनौतियां हैं, जिस प्रकार के आगे के रास्ते हैं, ऐसे में हम अपने धन का सदुपयोग करें, व्यक्तिगत जीवन में भी, देश और प्रदेश की बेहतरी के लिए भी। इंदौर में आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज फुटबॉल मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1249 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संसद के बाहर बाबा साहब अंबेडकर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुई धक्का मुक्की को लेकर कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया और कहा, हमारी सरकार डॉक्टर अंबेडकर के 5-5 तीर्थ बनाने का काम कर रही है। महू में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, यहाँ उनका विशाल स्मारक बीजेपी सरकार ने बनाया। साथ ही कहा कि बाबा अंबेडकर का हम अपमान नहीं कर सकते। मोदी जी की सरकार अंगद के पांव वाली सरकार है, किसी से हिलने वाली नहीं है। मोदी जी की सरकार अंगद के पांव वाली सरकार है, किसी के बाप से भी हिलने वाली है, ना हटने वाली है। राहुल बाबा, तुम भी आ जाओ, तुम्हारी बहन भी आ जाए, तुम्हारी मम्मी भी आ जाए, सबके सब आ जाओ। मोदी जी की सरकार पे कोई आंच आने वाली नहीं है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने शुक्रवार को प्रशासन अकादमी में 3 दिवसीय आईएएस सर्विस मीट का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि पढ़े लिखे होने के बावजूद मनमोहन सिंह जी को नहीं मालूम था कि जीरो बैलेंस पर अकाउंट खुल सकता है, लेकिन ये चाय वालों को मालूम था। सीएम ने श्रीमद् भागवत का एक दृष्टांत भी सुनाया है। सीएम ने कहा, इतनी विधिवत और चुनौतियों के बीच हमारे देश की दुनिया में जो पहचान बनी है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका आईएएस अधिकारियों की है। इस दौरान बातें नई पुरानी टॉपिक पर मुख्य सचिव अनुराग जैन के संचालन में पैनल डिस्कशन होगा। सर्विस मीट के पहले दिन अरेरा क्लब में वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, कैरम, पूल, बिलियर्ड, ब्रिज और 4 गुना 50 मीटर रिले दौड़ होगा। शाम को कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में कल्चरल नाइट और डिनर भी होगा। इसके बाद अरेरा क्लब में रात 9:30 बजे ट्रेजर हंट का कार्यक्रम होगा। सर्विस में आपको जब देखता हूँ तो मैं सच में आपके लिए मन में बहुत श्रद्धा आती है कि सुबह से लेकर रात तक हमको लगता है कि हम काम करते हैं, लेकिन हम तो काम का ऑर्डर देकर भूल जाते हैं। वो पूरे अमली जामा पहनाने के लिए जो ताकत लगाते हैं, आपने इस मार्ग पे चलते हुए न केवल कर्म किया बल्कि भाग्य भी पाया। मैं आपको दोनों तरह से बधाई देना चाहता हूँ। ग्वालियर शहर के विकास से जुड़े 21 बड़े प्रोजेक्ट जमीन आवंटन न होने से अटके पड़े हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स 2022 के हैं, कुछ 2023 और 2024 के हैं। फाइलें कलेक्ट्रेट से लेकर अन्य विभागों के चक्कर लगाकर थक चुकी है, लेकिन उन्हें जमीन मिलने की हरी झंडी नहीं मिल रही। जबकि ये प्रोजेक्ट्स आम जनता की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसकी ओर किसी मंत्री, नेता या अधिकारी का ध्यान नहीं है। महापौर का कहना है कि जमीन मिल जाएगी तो जल्द काम शुरू होगा। वहीं कलेक्टर ने कहा कि सभी विभागों से जब एनओसी मिलती है तब जमीन आवंटन की जाती है। बैठक में सभी प्रोजेक्टों की समीक्षा करेंगे। किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम होना है और नगर निगम ने शासन से ज़मीन मांगी है। अगर ये ज़मीन जल्दी मिल जाती है तो यहाँ पर ग्वालियर में भी अच्छे प्रोजेक्ट के ऊपर काम होगा, जिसमें सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी और भी कई प्रोजेक्ट हैं जो ग्वालियर में हों। किसी भी नवीन प्रोजेक्ट को आने के लिए लैंड उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है और कई प्रोजेक्ट्स यहाँ पे साइमल्टेनियसली सैंक्शन होते रहते हैं। ये हम प्रति टीएल इसको मॉनिटर करते हैं और प्राथमिकता पर, जैसे भी विभागीय अधिकारी बताते हैं कि ये हमारे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उसको डेफिनेटली प्राथमिकता पे लिया जाता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव चंदन यादव ने जबलपुर में विधानसभा सीटों पर हार की समीक्षा की। उन्होंने जबलपुर उत्तर और जबलपुर कैंट विधानसभा के कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा भी की और कहा कि समीक्षा से ही मर्ज जाना जा सकता है, जिसके बाद जैसी दवाई की जरूरत होगी वैसी दवा दी जाएगी। साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए चुनौतियों की भरमार है, जिनसे निपटने के लिए गहराई पर जाकर मेहनत करनी होगी। वहीं लोकसभा में धक्का मुक्की के मामले में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कहा कि भाजपा का पूरा फोकस अडानी मामले पर लोकसभा में बहस रोकने पर है, जिसके लिए कभी अमित शाह तो कभी भाजपा के दूसरे बड़े नेता कोई नया मुद्दा छेड़ देते हैं। जब जब अडानी का मुद्दा आया है तब तक इन्होंने कोई ना कोई मुद्दा छेड़ा है, जिससे इस कहानी को बल ना मिले, इस कहानी पे चर्चा ना हो, इस कहानी पे प्रधानमंत्री को बयान ना देना पड़े। तो हमें भी संगठन को उस गहराई तक ले जाना होगा, उसमें उतनी तेजी लानी होगी। इसलिए तमाम, और ऑब्वियसली कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में जो रिजल्ट रहा या आगे, तो चुनौतियां तो है। अपने जानदार चुटकुलों और व्यंग भरी कविताओं से हंसाने वाले एहसान कुरैशी ने लोगों को फुहड़ता से बचने की सलाह दी है। एहसान कुरैशी ने कपिल शर्मा और जॉनी लीवर का जिक्र करते हुए कहा कि कॉमेडी ऐसी हो कि ससुर और बहू साथ में बैठकर देख सके। फुहड़ता से बचें, जिसको लेकर एहसान कुरैशी से बातचीत की हमारे संवाददाता साक्षी त्रिपाठी ने। इन्होंने रोते हुए को है हंसाया और इनके चुटकुलों से लोगों को खूब मज़ा आया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत नमस्कार। मध्य प्रदेश की सरजमीन में, अपने गृहनगर में आए हैं, अपनी जन्मभूमि में आए हैं। जब भी मध्य प्रदेश आओ, ऑक्सीजन मिलता है, हरियाली मिलती है,
अब बड़े शहरों में तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिलता है, इसीलिए 2-3 महीने में एक बार आ जाओ तो फ्रेश लगता है। वर्तमान समय में जो कॉमेडी है उसमें कैरियर स्टेबल करना और वर्तमान समय में जो कॉमेडी का स्तर है वो आपको कैसा लगता है, कैसा चल रहा है अभी कॉमेडी का काम? देखो, कॉमेडी एक अच्छी चीज़ है, लोगों तक हंसी पहुंचाना इबादत का काम है। और अब तो मुझे खुशी हो रही कि बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स इस लाइन पे आ गए हैं। जब से सोशल मीडिया आया, इन्होंने अपने अपने चैनल लेके आ गए और यूट्यूबर्स आ गए, लोगों को हंसा रहे हैं, नई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। कॉमेडी बहुत ऊंचाइयों पे जाने लगी है। हम तो जॉनी लीवर के बाद सोचते नहीं थे कोई और बड़ा खिलाड़ी पैदा होगा इस देश में, लेकिन कपिल शर्मा आ गए। ये भी नई टीम की एक देन है, एक शो है, करोड़ों रुपया लेते हैं और फिर फिल्में भी बना डाले, हीरो भी बन गए, अपने शौक भी अदा कर लिए। भैया, नए लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। तो ये थे हमारे साथ एहसान कुरैशी, जिन्होंने हमारे दर्शकों को अपने व्यंग्यात्मक अंदाज में चुटकुले सुनाए, बहुत सारी बातें कही। और ऐसे ही हम अपने दर्शकों के लिए खास मेहमानों से मुलाकात रूबरू कराते रहेंगे। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। इंदौर में प्राचीन रंजीत हनुमान मंदिर में शुक्रवार को 4 दिवसीय रंजीत अष्टमी महोत्सव का शुभारंभ किया गया। कलेक्टर आशीष सिंह ने मंदिर में पूजन के बाद ध्वजारोहण किया। आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 4 दिनों तक अलग अलग आयोजन मंदिर परिसर में होंगे। मुख्य आयोजन प्रभात फेरी का रहेगा, जो 23 दिसंबर की सुबह 5 बजे मंदिर परिसर से निकलेगी। इंदौर में लाखों लोग इस प्रभात फेरी में शामिल होंगे। बता दें कि रंजीत हनुमान मंदिर इंदौर का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहां हर वर्ष रंजीत अष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस महोत्सव की शुरुआत ध्वजा पूजन से होती है, जो परंपरागत रूप से इंदौर के कलेक्टर द्वारा किया जाता है। इसी परंपरा अनुसार आज भी इंदौर कलेक्टर रंजीत हनुमान मंदिर पहुंचकर ध्वज पूजा की और ध्वजारोहण किया। भगवान राम ने जब हनुमान जी को भेजा था और वो लंका में सीता माता का पता लगाकर आए थे, उसके उपलक्ष्य में उनको जो रंजीत नाम दिया गया था और उसी के याद करता हुआ ये मंदिर है। तो यहाँ पर जो 3 दिवसीय आयोजन होता है, आज उसकी शुरुआत हो रही है। क्योंकि मंच बृहद स्तर पर अपना रूप ले लेते हैं, तो हम लोगों ने इस बार निर्देश जारी किए हैं कि मंच का साइज एक फिक्स होगा और जो भी स्वागत मंच लगाएगा वो ACP कार्यालय अन्नपूर्णा से विधिवत अनुमति लेगा, उसके बाद ही मंच लगा सकेगा। विधिवत शुभारंभ किया गया है। जैसा कि आपने देखा था कि कलेक्टर साहब भी बड़े प्रसन्नचित्त थे और जितने भी सेवादार या भक्त मंडल के सदस्य यहाँ पर लगे हुए थे, सर ने उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। हमारे साथ में मंदिर प्रशासक एवं SDM श्री विनोद राठौर जी भी उपस्थित है। ये सभी लोग इस यात्रा को सफल बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। रायपुर के वृंदावन हॉल में नई शिक्षा नीति को लेकर एक प्रांतीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में छत्तीसगढ़ सहित देश के अन्य राज्यों से आए शिक्षाविदों ने भाग लिया। इस संगोष्ठी में कुलपति, कुलसचिव, प्रोफेसर, स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी, प्राचार्य, DEO और अन्य शैक्षणिक विशेषज्ञ उपस्थित रहे। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर चर्चा कर इसे सहज और प्रभावी ढंग से लागू करने के सुझाव एकत्र करना था। आयोजकों ने बताया कि संगोष्ठी में प्राप्त सुझावों और विचारों को एक रिपोर्ट के रूप में तैयार किया जाएगा। यह रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, शिक्षा बोर्ड और राज्यपालों को भेजी जाएगी, ताकि नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से किया जा सके। नई शिक्षा नीति 2020 से जो अभी जो केंद्र सरकार की तरफ से पूरे शिक्षा नीति और नई उस पर व्यवस्था की गई है, ये जो है सामाजिक लोकतांत्रिक तरीके से समाज में इन विषयों को लेके जाना कि नई शिक्षा नीति की आवश्यकता है और नई शिक्षा नीति पूरे देश में लागू हो, ये एक सामाजिक फोरम से सर्व समाज समन्वय महासभा छत्तीसगढ़ प्रांत के विद्वत जन महासभा की ओर से यह विषय रखा गया है। जो नई शिक्षा नीति है, इसको जमीनी स्तर पर लाने के लिए आज यहाँ कुलपति, प्रोफेसर, सारे शिक्षाविद से जुड़े हुए लोगों को आमंत्रित किया गया है। उनका सुझाव, उनका समर्थन और उनकी जो भी होगी उसको हम केंद्र और प्रदेश सरकार को अवगत कराएंगे, यदि उसमें कुछ कमियाँ हैं। इसी के तहत कार्यक्रम आज का आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ में बदलते मौसम के चलते ठंड में कमी देखने को मिल रही है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 2 से 6 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विज्ञानी गायत्री वाणी कांचीभोटला के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के चलते तापमान में बदलाव हो रहा है। 20 दिसंबर को बिलासपुर और रायपुर संभाग के पूर्वी जिलों और बस्तर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा होने की संभावना है।
21 दिसंबर को रायगढ़ और उसके आसपास के जिलों में हल्की वर्षा हो सकती है। रायपुर में 20 दिसंबर को आकाश में बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। पिछले 2 दिन तक पूरा प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहा और 4-5 स्टेशन में मुख्य रूप से उत्तर छत्तीसगढ़ में आपको कोल्ड वेव देखने के लिए भी मिले थे। पिछले 48 घंटों में लगभग न्यूनतम तापमान में 5 से लेकर 7 डिग्री का वृद्धि हुई। और फिलहाल सिटी लाइट में इतना ही, लेकिन कहीं जाइएगा मत, खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे।